गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस के PYQ क्वेश्चंस, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। तो आज हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने 12th में काफ़ी क्वेश्चन किए भी हैं। तो रिवीजन के लिए हम 11 के चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो हम आज चैप्टर लेते हैं ग्रेविटेशन। देखते हैं कि ग्रेविटेशन चैप्टर से कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, है ना। तो हम अगर मैं पहला क्वेश्चन अगर मैं लिखूँ तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 1 है आपके पास। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ is half the present value, then the days in a year will be question mark। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जो सन है और अर्थ है उसके बीच की डिस्टेंस को आप आधा कर दें तो क्या 1 ईयर में जितने डे होते हैं, जितने दिन होते हैं, क्या वो चेंज होगा? और होगा तो कितना होगा? आप जानते हैं कि 1 ईयर में 365 डे होते हैं, है ना। 1 ईयर में 365 डे होते हैं, लेकिन ये तब है जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस जितना आप जानते हैं उतना हो, है। लेकिन अगर आप उस डिस्टेंस को कम कर दें, है, आप आधा कर दें, तो आपने पढ़ा होगा केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ क्या होता है? केप्लर ग्रेविटेशन चैप्टर में केप्लर ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अगर हम थर्ड लॉ पे जाएं, केप्लर का थर्ड लॉ बोलता है कि किसी भी प्लेनेट जो कि रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, उसके टाइम पीरियड का जो स्क्वायर उसके डिस्टेंस जिस पाथ में वो मूव कर रहा है उसके रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ऐसा फ्रॉम केप्लर्स, अगर हम इसका आंसर लिखेंगे, आंसर फ्रॉम केप्लर्स थर्ड लॉ क्या होता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, अगर हम अगर हम ये मान लें कि पहले उसका टाइम पीरियड कितना था, T1, तो ये T1 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 का क्यूब। सेकंड, जो आपने उसके डिस्टेंस को आपने आधा कर दिया तो क्या हो गया? टाइम पीरियड उसका कितना हो गया? T2 और R2 का क्यूब। और आपको इक्वेशन में दिया गया है आपको कि जो R2 है वो जितनी पहले डिस्टेंस थी उसका आधा है ना, उसका आधा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि पहले तो ये तो आपको पता है ही, है ना, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें, तो अगर दोनों ही इक्वेशन को डिवाइड करें तो आप पाएंगे कि T1/T2 का होल स्क्वायर आपके पास आएगा R1 क्यूब अपन R2 क्यूब के बराबर। ये आएगा R1 क्यूब अपन R2 क्यूब के बराबर आएगा। अगर आप इसको भी सोल्व करें, R1 क्यूब को R1 क्यूब रहने दें, R2 क्यूब को R2 की वैल्यू के टर्म्स में लिखें तो ये बन जाएगा R1 क्यूब डिवाइडेड बाय 8। ये आंसर आ जाएगा आपके पास T1/T2 का होल स्क्वायर। ये R1 और R2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। और इस 8 को अगर सोल्व करें तो पाएंगे T1/T2 का वैल्यू आएगा 2√2 के बराबर, है ना, 2√2 के बराबर। और आपको पता है यहाँ पे इसके आगे आपको पता है जो T1 है टाइम पीरियड, अर्थ को सन के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। आपको पता है कि जो अर्थ है
सन के चारों ओर 365 डे में एक चक्कर घूम जाता है, मतलब 1 साइकिल कंप्लीट करता है। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 365, ये आपको पता हो 365 डे। तो T2 का वैल्यू कितना आएगा, अगर आप उस इक्वेशन में पुट करें तो T2 का वैल्यू आएगा आपके पास 365 डिवाइडेड बाय √2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप पाएंगे अप्रोक्सीमेटली लगभग सो कहेंगे आपका आंसर आएगा 129 डे के आसपास आएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, आपको जैसे भी इसको इस मैथमेटिक्स के टर्म को आपको जैसा भी सॉल्व करने आता है तो आप उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका 129 डे के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हाल ही में 2021 या 22 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी बार अगला क्वेश्चन देखते हैं।
the mass of spaceship, the mass of spaceship 1000 kilogram is launched from the surface of earth into space with g and re is 10 meter per second square and 6400 kilometer respectively. Then find out the work done for doing this work. Work done या the energy required, यहाँ पे लिख सकते हैं energy required. Then the energy required then the energy required for doing this work question mark है ना. तो ये आपका क्वेश्चन है आपके पास. तो इस क्वेश्चन में देखते हैं आप कैसे सोल्व करेंगे. अगर आप बनाना चाहें तो सोचिए कि क्या होगा इसमें कंडीशन क्या होगा, सोचिए आप. तो यहाँ पे एक स्पेसशिप है जिसका मास आपको 1000 किलोग्राम दिया गया है. उसको आप लॉन्च कर रहे हैं इस फ्री स्पेस में, आप उसको छोड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्री स्पेस के लिए. तो आप जानते हैं कि फ्री स्पेस में जाने के बाद इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की 0 होती है, ऐसा हम मानते हैं, है ना. तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. या फिर आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन रूल, जिसमें आप देखते हैं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्वेटिव होती है. इसका मतलब ये है कि एनर्जी लॉस नहीं होता, नहीं एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी हमेशा ही कंजर्वेटिव होती है ना. तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे. अगर आप उसको अर्थ की सरफेस से उसको स्पेस में छोड़ रहे हैं, है ना, अर्थ की सरफेस से स्पेस में छोड़ रहे हैं, तो उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट होगी. मतलब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. अगर इसको मैं आंसर बनाऊँ, आंसर ये है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन के बराबर, और वर्क डन ही है वो एनर्जी जो उसमें स्टोर होगी. वर्क यही वो एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी बोलेंगे, स्टोर्ड एनर्जी. यही क्या है, वो स्टोर्ड एनर्जी बोलेंगे, स्टोर्ड एनर्जी. जो आप वर्क डन करते हैं, ये मान लीजिए माइनस डेल यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, है ना. तो अगर आप देखें कि वर्क डन जो वर्क डन आप जितना भी करेंगे इस सिस्टम पे, उसको सरफेस से स्पेस में लॉन्च करने के लिए, तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होगी. आपको पता है कि माइनस डेल यू को मतलब होगा यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल, राइट, इक्वल टू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू. अब ये आपको पता है कि जब आप स्पेस में छोड़ दोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 का 0 माइनस का माइनस. इनिशियल पोटेंशियल जब वो सरफेस पे था, अर्थ की सरफेस पे था, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी आपका माइनस ऑफ जी एम ई. एम ई का मतलब मास ऑफ अर्थ इंटू एम अपॉन आर के बराबर इक्वल टू डब्ल्यू, है ना. तो इसको अगर हम पूरी इक्वेशन सॉल्व करें तो आप पाएंगे कि जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो आपको मिलेगी जी एम ई
एम अपॉन आर के बराबर। और आपको पता है आर की वैल्यू कितनी होगी, आर ई के बराबर, क्योंकि जब सरफेस पे है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जी एम ई एम अपॉन आर ई के बराबर। क्यों आर ई के बराबर, क्योंकि आपने लिखा है कि आप इसको लॉन्च कहाँ से कर रहे हैं, लॉन्च फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जब अर्थ की सरफेस से आप लॉन्च करेंगे उसको, तो जो उसका आर होगा, मतलब अर्थ के सेंटर से उस स्पेस शिप का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, मतलब आर ई के बराबर होगा, है ना। तो आप आर ई लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो जी होता है, जी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो जी होता है, जी का वैल्यू कितना होता है, एक्सप्रेशन इक्वेशन के टर्म्स में जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को देखें और उस डब्ल्यू को देखें तो डब्ल्यू को लिख सकते हैं आप स्मॉल एम जी और स्मॉल एम जी इंटू आर ई के बराबर है। ये आप डब्ल्यू को लिख सकते हैं। और एम की वैल्यू आपको दी गई है 1000, जी की वैल्यू आपको दी गई है 10, आर ई की वैल्यू दी गई है आपको 6400 किलोमीटर। किलोमीटर मतलब 10^3। आपको सभी यूनिट को आपको एसआई यूनिट में लिखना होता है। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, कुछ आंसर आएगा आपको 64 इंटू 10 की पावर 34569 जूल। तो बस ये आएगा, ये वर्क डन। वर्क डन ही आपका स्टोर्ड एनर्जी के बराबर होगा। जितना आपको एनर्जी चाहिए तो वर्क डन के बराबर होगा। तो इतना वर्क डन आपको करना होगा किसी स्पेसशिप को आपको स्पेस में ले जाने के लिए, है ना। तो ये आप नोट कर लेंगे, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिटल path around the earth if its total energy is E naught, then its potential energy will, ये आपको पूछा जा रहा है ना कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिटल पाथ में घूम रही है, अगर उसकी टोटल एनर्जी ई नॉट के बराबर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हम जानते हैं, आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो फार्मूला होता है ग्रेविटेशन में -G_m_E_m/r के बराबर है ना। सिमिलरली जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होता है, वो होता है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। पोटेंशियल एनर्जी को आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को आप केवल के लिखते हैं तो के का वैल्यू होगा -u/2। सिमिलरली टोटल एनर्जी को अगर आप बोलते हैं ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अगर हम इसको ऐड करें तो आप पाएंगे काइनेटिक एनर्जी वैल्यू है -u/2, पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू है u, तो आपका आंसर आएगा u/2 के बराबर। अब ये u/2 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है ई नॉट की वैल्यू। आपका आंसर निकला है ई नॉट की वैल्यू है u/2 के बराबर। तो ये है आपका टोटल एनर्जी u/2। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कितना होता है, आधा, हाफ। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का कितना होगा, डबल, 2 टाइम्स। अब यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी u होगा वो 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट के बराबर होगा। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन जीएमएस में पूछे गए क्वेश्चन है ना, तो आप लिखेंगे इसको भी। अब अगला क्वेश्चन देखें, अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास कि द हाइट up to which the acceleration becomes
G/9. So find out the height h, है ना। तो आपको पूछा गया है कि हाइट पे अगर एक्सीलरेशन G/9 हो जाती है तो वो हाइट क्या होगी, है ना, वो हाइट क्या होगी देखते हैं। तो अगर हम देखें इसमें, तो अगर हाइट आपको पता है कि अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है या फिर हम इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती जाती है। तो फार्मूला होता है G डैश इक्वल टू G R अपॉन R प्लस एच का होल स्क्वायर। आपको दिया गया G डैश की वैल्यू दी गई है आपको G/9। जी क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ पे, और बाकी सब चीज़ों को आपसे लिख दिया, आपने लिख दिया R अपॉन R प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या होगा, जी और जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका ये आएगा 1/9 इक्वल टू R का स्क्वायर अपॉन R प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें इसको, तो आप पाएंगे R प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 R स्क्वायर के बराबर। इसको और अगर सॉल्व करें तो आप पाएंगे R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH इक्वल टू 9R स्क्वायर। अगर आप इस R स्क्वायर को इधर लेके आए तो ये बन जाएगा 8R स्क्वायर, ये बन जाएगा H स्क्वायर प्लस 2RH के बराबर। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास बनेगा H स्क्वायर प्लस 2RH माइनस 8R स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें अगर आप सॉल्व करें तो आप पाएंगे H की वैल्यू आएगी आपके पास -b। आपको पता है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है ये आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है, उसका एक मेथड होता है, उस मेथड से आप सॉल्व करें तो आंसर आएगा H की वैल्यू -b की वैल्यू कितनी है, -2R प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर माइनस 4AC। तो आंसर आ जाएगा -4AC और आएगा 32R स्क्वायर अपॉन 2A के बराबर, मतलब 2A बराबर 2। तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से H की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपके पास, H की वैल्यू आपके यहाँ से निकल के आएगी आपके पास -2R प्लस माइनस 32 प्लस 4 36R स्क्वायर मतलब 6R डिवाइडेड बाई 2। तो अगर ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, मतलब H की वैल्यू आपके पास अगर आप टेकिंग अगर आप प्लस साइन ले, अगर आप टेकिंग प्लस साइन अगर आप प्लस साइन लेंगे तो आपको मिलेगा H की वैल्यू -2R प्लस 6R डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 4R डिवाइडेड बाई 2। आंसर आएगा 2R के बराबर। मतलब वो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आपको 2R के बराबर आ जाएगी। और अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे, अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन तो क्या होगा आपके पास H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2R माइनस 6R डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आ जाएगा H की वैल्यू -8R बाई 2 -4R। देखो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये आंसर आपका पॉसिबल नहीं है, ये आंसर आपका पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस आपको कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अब सही आंसर क्या होगा, H इक्वल टू 2R के बराबर।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। A simple pendulum, a simple pendulum has time period t1 at surface of earth and t2 at height r above the surface of earth, so the correct relation between t1 and t2 is, या फोर्स आना है। तो अगर आप पाएंगे जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, अगर हम इस क्वेश्चन को बनाएं तो आप जानते हैं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है। आप जानते हैं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/g के बराबर। आप जानते हैं कि जब सरफेस से ऊपर की ओर आप हाइट बढ़ाएंगे तो g की वैल्यू चेंज होगी। मतलब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g, है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं t1/t2 का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका √g2/√g1 के बराबर, है ना। यहाँ से √g2/g1 के बराबर आप लिख सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो g है, g का बेसिक फार्मूला होता है Gm/r²। ये कहाँ पे होता है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। इसको अगर g1 मान लें तो g2 कितना होगा, Gm/r, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर। डेट मीन्स हमारे पास आ जाएगा Gm/4r², है ना। ये g2, है ना। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि टाइम पीरियड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा √g के। अगर आप रिलेशन निकालेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, तो हम देख सकते हैं कि √g और √g1 की वैल्यू कितना आएगा। अगर हम ये बोलते हैं कि जो g है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर है। अगर यहाँ से बोलते हैं कि सिंस जो g है, g इज, यहाँ पे इसको वैल्यू लिख देते हैं हम √Gm/r², ये 4r², तो यहाँ पे √Gm/r²। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप पाएंगे सब कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 1/2r। ये 1/2r कहाँ से आएगा, ये जो 4r² है जब ये बाहर निकलेगा तो बचेगा 1/2r। यहाँ कितना आएगा 1/r। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 1/2 के बराबर। मतलब टाइम पीरियड का जो रेशियो है वो निकलेगा आपके पास 1/2 के बराबर ही आपका आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।